साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपका बेहतर तैयारी को परखने एवं स्व आकलन के लिए यह वीडियो बेहद ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि बीच बीच में प्रैक्टिस सेट से तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो भी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद ये ज़रूर बताएंगे कि आपका 30 में से कितना नंबर बन रहा है, और यदि प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट चाहिए करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रैक्टिस सेट बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का। पहला प्रश्न है, 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर कहता है घोड़ा। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे, जीन पियाजे की थ्योरी में जीन पियाजे के द्वारा बताया गया है कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है अनुकूलन करने की, और अनुकूलन जो है 2 स्टेप्स में होती है, समावेशीकरण और समायोजन। तो समावेशीकरण में क्या होता है, बच्चा जो है नई चीज़ को पुरानी समझ के आधार पर समझता है। जैसा कि उन्होंने पहले से घोड़ा को देख चुका है, और घोड़ा जैसे जानवर जब उसके सामने में देखा गया तो उसे भी घोड़ा कहा गया, अर्थात वो नई चीज़ को पुरानी समझ के आधार पर समझा। तो यह जो है समावेशीकरण कहलाता है, या इसे आत्मसातकरण भी कहते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा समावेशीकरण। और वही समायोजन क्या होता है? समायोजन में बच्चा जो है अपनी जो पूर्व जानकारी को नई जानकारी के आधार पर संशोधन करता है, परिवर्तन करता है कि यह जो है घोड़ा जैसे दिखने वाला जानवर है लेकिन घोड़ा नहीं है, इनमें अंतर है। तो वह परिवर्तन कर लेता है, अर्थात समायोजन कर लेता है। तो परिवर्तन जब शब्द आएगा तो वहाँ जो है आप समायोजन डालिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाते हैं। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए है गत्यात्मक, ऑप्शन बी स्थिर, सी प्राथमिक और डी गौण। इसको समझिएगा। आनुवांशिकता वे गुण है जो माता पिता से संतान में जन्मजात रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे कद, रंग, आंखों का रंग, रक्त समूह आदि जन्म से ही निर्धारित होते हैं। पीढ़ी दर समान रूप से लगभग समान बने रहते हैं, इसलिए आनुवांशिक गुण जो है स्थिर होते हैं। समझिएगा, क्योंकि आपका जो आनुवांशिक रूप से जो चीज़ मिला रहता है वो स्थिर होते हैं। जैसा कि बताया गया ना कि कद, रंग, आंखों का रंग, रक्त समूह, ये तो जीवन भर रहता है। रक्त समूह क्या बदलता है? नहीं बदलता। जो हमें अपने माता पिता से या जीन से प्राप्त होते हैं तो यह नहीं बदलते, अर्थात स्थिर होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना गया है, स्थिर माना गया है। और वही अगर वातावरण की बात होगी, जैसे कि संस्कृति, भाषा, मूल्य, व्यवहार आदि जो हम प्राप्त करते हैं वातावरण में रहकर, जैसा वातावरण रहता है वैसा प्राप्त करते हैं, तो वह होता है गत्यात्मक। तो याद रखिएगा, आनुवांशिकता जब शब्द आएगा तो वह स्थिर होगा, और वातावरण की बारी आएगी, वातावरण कैसा है? तो वातावरण गत्यात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष में होगी। आप सभी जानते होंगे IQ निकालने का फार्मूला क्या है? मानसिक आयु बटे होता है वास्तविक आयु, और गुणा क्या करते हैं? जब भी हम प्रतिशत में निकालते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। ये हमारा IQ निकालने का, बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला है। तो यहाँ मानसिक आयु नहीं दिया है, मेंटल एज नहीं दिया है, इसलिए हम MA के रूप में इसको लिख देते हैं। वास्तविक आयु क्या दिया है? 16 वर्षीय, तो 16 यहाँ रख देते हैं और गुणा कर देते हैं 100 का फार्मूला के आधार पर। और IQ जो दिया है बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, इसलिए इधर 75। ये हमें जानना है इसका मेंटल एज अर्थात मानसिक आयु। तो हम क्या कर देंगे, मेंटल एज को यहाँ रख के बाकी को हम कर देंगे पक्षांतर। तो 75 की तरफ आ जाएगा, 75 की ओर। तो जो 100 ऊपर में है वो नीचे चला जाएगा, और 16 नीचे है वो ऊपर। तो इस प्रकार ये आ जाएगा, और इधर हो जाएगा मेंटल एज। अब हम क्या करेंगे, कटा देंगे। 25 तिया 75 और 25 चौक 100, यहाँ से 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो यहाँ हमें क्या मिला? 3 गुणा 4 और 3 चौक 12 हो जाएगा, अर्थात मेंटल एज क्या मिला हमें? 12। तो यहाँ जो ऑप्शन में क्या दिया है? 12 दिया है, ऑप्शन सी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, अर्थात 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। इस प्रकार जब भी आपको यदि
वास्तविक आयु पूछा जाता है या मानसिक आयु या बुद्धि लब्धि अंक पूछा जाता है तो आप इसी सूत्र का उपयोग करके बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा खाली स्थान सबसे बेहतर सीखता है। इसे देखिएगा, क्योंकि पियाजे के जो 4 चरण हैं उसमें पहला चरण क्या है, जिसे हम संवेदी गामक चरण कहते हैं या सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जिसका जो है आप सभी जानते हैं उसका विशेषताएं क्या होती हैं, इंद्रियों के द्वारा प्रयोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंद्रियां किसे बोलते हैं, जैसा कि हम देख कर, सुन कर, छू कर, चख कर और सूंघ कर सीखते हैं, अर्थात संवेदिक प्रेरक अवस्था में बच्चा आँख, कान, त्वचा, जीभ और नाक 5 इंद्रियों से सीखते हैं। इसलिए इस अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। उसके आधार पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में, दिल्ली में। यह पूछा गया प्रश्न है साथियों, CG टेट में ही। ऑप्शन सी इसका आंसर है। इसका जो राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए? 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे और 50 घंटे। तो इसका राइट आंसर है 45 घंटे। प्रति शिक्षक को RT एक्ट 2009 के अनुसार जो है 45 घंटे, ये प्राथमिक भले ही कहा गया है साथियों, यह जो है प्राथमिक उच्च प्राथमिक दोनों के लिए है। तो याद रखिएगा 45 घंटे जो है सप्ताह में कार्य करने के लिए जो है रखा गया है निर्धारित समय। और वही बात करें शिक्षकों को, अगर सालाना पूछा जाता है तो प्राथमिक शिक्षकों को 200 दिन कार्य दिवस जो है बनाया गया है प्राथमिक शिक्षकों के लिए, और वही उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए 220 दिन न्यूनतम जो है निर्धारित कार्य दिवस बनाया गया है। यह प्राथमिक के लिए, यह उच्च प्राथमिक के लिए। वही अगर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात पूछा जाता है RT एक्ट 2009 के अनुसार, तो प्राथमिक में शिक्षक अनुपात जो है 30:1 में है, अर्थात 30 बच्चों में 1 शिक्षक होनी चाहिए। और वही उच्च प्राथमिक अर्थात मिडिल की बात करें तो 25:1 में रखा गया है इसका मापदंड, अर्थात 25 बच्चों में 1 शिक्षक होनी चाहिए। चलिए, ये तो रही 6वां प्रश्न का आंसर और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेव वायगोत्स्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं? तो यह जो है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सांस्कृतिक उपकरण कहलाते हैं। लेव वायगोत्स्की के सिद्धांत में जो भौतिक वस्तुएं हैं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं? तो यह सांस्कृतिक उपकरण कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो है बोला गया है कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, और सही नहीं है तो ये हमेशा सफल होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें चुनौती भरी कार्यों से भी चलना पड़ता है। कभी असफल होते हैं, असफल के बाद लगातार कार्य करने से फिर सफल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। साथियों, क्या नहीं करना चाहिए पूछा गया है, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, यही इसका आंसर होगा। क्योंकि हम विशेष ध्यान के लिए
समकक्षियों को अलग नहीं कर सकते, और यह तो समावेशी शिक्षा का बिल्कुल जो है विरोध वाली बात होगी। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को, सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाने के लिए जो है बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ऑप्शन ए की बात करें, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। पठन कठिनाई अर्थात जो है पठन विकार जो होते हैं उसकी बात हो रही है। तो शब्दों और विचारों को समझने में जो कठिनाई होती है वही इसका आंसर होगा। पठन कठिनाई में नहीं इसको लिया गया है ऑप्शन ए को। क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि यह एक व्यापक भाषा की समझ की समस्या है, न कि पठन कठिनाई। पठन कठिनाई अर्थात डिस्लेक्सिया का विशिष्ट लक्षण यह नहीं है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, क्योंकि जो है पठन कठिनाई जो है हम पढ़ नहीं पाते उससे रिलेटेड होता है, जिसमें जो है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ये तीनों आ जाता है। पठन डिस्लेक्सिया जो पठन संबंधी विकार है बच्चों में होती है, वो तीनों आ जाता है और नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। यही इसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों का स्व आत्मनियम खालिस्तान की ओर संकेत करती है, तो अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। नेक्स्ट प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने की योग्य है, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, याद रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पार्श्व या लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। जब भी क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक चिंतन या पार्श्व चिंतन ये सब आएगा, लेटरल चिंतन, तो आप याद रखेंगे सृजनात्मक बच्चों का वह गुण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास। निश्चित रूप से इसका आंसर अवधारणाओं का विकास जो है मुख्य रूप से बौद्धिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, सी है खेल विधि, ऑप्शन डी है वैज्ञानिक विधि। निश्चित रूप से विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के प्रोजेक्ट विधि में योगदान के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में से किस में भिन्न होते हैं? पूछा जा रहा है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? तो विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर। तो निश्चित रूप से इसका आंसर जो है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। सभी बच्चों में या सभी व्यक्ति में विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। ये विकास के सिद्धांत में आप निश्चित रूप से देखे होंगे, तो इसी में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमन खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। सी है, अमन को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। और डी है, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। साथियों, इस टाइप का जब भी आंसर रहे तो आप जो है बच्चों को कभी भी उसको रोकेंगे नहीं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और सही दिशा में उसको प्रोत्साहित करेंगे या उनकी ऊर्जा को संचारित करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है। ऑप्शन देखिएगा। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है साथियों। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। यही प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट होते हैं, इस लाइन को जो है सार्थक करते हैं, इसका अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, बिल्कुल सही है या सही हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके आधार पर? तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह जो है हमारे समाज द्वारा दिए गए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये हमारे समाज द्वारा दिया गया रूढ़िवादी सोच है या लैंगिक पूर्वाग्रह, इस चीज़ को बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है। किरण अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह खालिस्तान की ओर संकेत करती है। इसे देखिएगा। ऑप्शन आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। पहला दो लाइन जो है ए और बी तो बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि आकलन के लिए सीखना या आकलन का सीखना कोई जो है मूल्यांकन या आकलन में उसका प्रकार ही नहीं होता। अगला बात करें सी और डी में, तो सीखने का आकलन कब होता है? वह आकलन जो सीखने के बाद किया जाता है। सीखने के बाद किए जाने वाले आकलन को सीखने का आकलन कहा जाता है, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर जो है किरण अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गया और वापस आने के बाद विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, अर्थात वह जो है सिखाने के बाद क्षेत्र भ्रमण के बाद कर रही है, अर्थात जो है कहा जा सकता है कि सीखने के बाद की प्रक्रिया हो रही है, अर्थात सीखने का आकलन हो रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वही सीखने के लिए आकलन कब होता है? जब सीखने के दौरान जब आकलन किया जाता है, जब बच्चा सीख रहा होता है उसके दौरान आकलन किया जाता है, तो वो सीखने के लिए आकलन कहलाता है। इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा और दोनों से प्रश्न हमेशा बनाए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है? अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, दृष्टिबाधित विद्यार्थी, वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से हैं जो हाशिए पर हैं। इसे समझिएगा। पहला तो निश्चित रूप से समावेशी शिक्षा में शामिल है अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी, और प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी समावेशी शिक्षा में शामिल है। वही दृष्टिबाधित विद्यार्थी भी शामिल है। अब चौथा देखते हैं, वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से हैं जो हाशिए पर है। इस शब्द का क्या अर्थ है, इसे समझिएगा। हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चे वे होते हैं जिन्हें सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक कारणों से समाज के मुख्य धारा से अलग रखा जाता है, जिन्हें समान अवसर नहीं मिल पाते, उन्हें भी जो है इस समावेशी शिक्षा में शामिल किया गया है। तो यह चारों ऑप्शन जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये रही 21वां प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है खालिस्तान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में, विशेष विद्यालय में। तो समेकित शिक्षा की बात होगी तो याद रखिएगा सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में ही जो है शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है। मूल्यांकन या असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए, शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना चाहिए, या शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना चाहिए। तो निश्चित रूप से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने में
होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। यही इसका राइट आंसर होगा। आपका क्या रहा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा यह नई तालीम का अन्य नाम है। अनिवार्य शिक्षा, नई शिक्षा नीति, वर्धा शिक्षा नीति, सर्व शिक्षा अभियान। साथियों, आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा 1937 में जो है वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तावित किया गया था, जो 7 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिल्प केंद्रित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने पर जोर देती थी, जिससे आत्मनिर्भरता और सर्वांगीण विकास हो सके। तो बेसिक शिक्षा या नई तालीम जो है किससे संबंधित है? वर्धा शिक्षा योजना से। जब भी पूछा जाएगा कि वर्धा शिक्षा योजना कब आया, तो कब प्रस्तावित किया गया और किनके द्वारा, तो याद रखिएगा 1937 में जो है वर्धा शिक्षा जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया योजना है या प्रस्तावित किया गया योजना है। बेसिक शिक्षा या नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन देखते हैं, पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। ये नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अर्थात खुला उत्तर वाले। सृजनात्मक उत्तरों के लिए बच्चा कई तरीके से उत्तर दे सके, इसका कहने का मतलब है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था में बच्चा जो है कैसा होता है आप सभी जानते हैं, स्वाभाविक रूप से मिलनसार, सक्रिय और बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करने में रुचि रखने वाले होते हैं, अर्थात बातूनी होते हैं और खेल व गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो यह किस शब्द को इंगित कर रहा है या संकेत कर रहा है? तो इसका आंसर है बहिर्मुखी, अर्थात बच्चा बहिर्मुखी होता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है, जो बच्चे को मिलनसार या बात करने वाला बताता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह कथन है थॉमस का, गुड का, स्किनर का, बर्नार्ड का। तो इसका उत्तर है अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग बताया गया है। मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन अभिप्रेरणा का इंग्लिश शब्द है, जिसे सीखने का राजमार्ग बताया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, स्किनर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद खाली स्थान होना चाहिए। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य, सघन अभ्यास कार्य। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन सी होगा, समुचित उपचारात्मक कार्य। यही इसका राइट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न है साथियों, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी। तो याद रखिएगा, विशिष्ट बालकों में पिछड़ा बालक भी आता है, प्रतिभाशाली बालक आता है और सृजनात्मक बालक भी आता है, मंदबुद्धि बालक आता है, समस्यात्मक बालक आता है। सभी जो है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार ये रही पूरा 30 प्रश्न। निश्चित रूप से यह प्रश्न बहुत ही जो है ध्यान से और बहुत ही शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है साथियों, और यह कहीं ना कहीं सी-टेट, CG-टेट से उठाया गया प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्नों का जो है देखने को मिलता है परीक्षाओं में। निश्चित रूप से इसी प्रकार की तैयारी करने के लिए, और यदि यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि हमें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी चाहिए, तो आपके लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा इसी प्रकार फुल एक्सप्लेनेशन के साथ।
इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।